Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome क्या है? It is a disorder of the renal system in which जो हमारी जो ग्लोमेरुलस है ना उसकी जो परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है. सो बेसिकली क्या होता है, ये हमारा नेफ्रॉन है, ये हमारा नेफ्रॉन है एंड यू नो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है ना. सो बेसिकली जो भी हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने में कौन हेल्प करता है? हमारा नेफ्रॉन. सो देखो जो भी ब्लड है वो ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस के पास आएगा थ्रू अफरेंट आर्टेरियोल. अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू हमारा अनक्लीन ब्लड आएगा. ठीक है, अनक्लीन ब्लड आया एंड यहाँ पे क्या है? ग्लोमेरुलस है. ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है? ये हमारा बाउमेन कैप्सूल है एंड अंदर क्या है? बहुत सारी कैपिलरीज है, बहुत सारी कैपिलरीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं. सो ग्लोमेरुलस में ये ब्लड आया, ये ब्लड आया एंड वहां पे क्या होगा? फिल्टर होगा, ब्लड का फिल्टर होगा. ब्लड का फिल्टर होगा तो ब्लड में से क्या फिल्टर होगा? जो भी वेस्ट है, जितने भी मिनरल्स, जो भी वेस्ट चीजें हैं, जो एक्सेस फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? वहां से निकल जाएगी, वहां से निकल जाएगा एंड देन क्लीन ब्लड कहाँ चला जाएगा? थ्रू इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बॉडी में वापस से चला जाएगा. ठीक है ना. सो जब ये ब्लड वापस जब ये आती है, जब ये ब्लड हमारे बाउमेन कैप्सूल जब हमारे ग्लोमेरुलस के पास आता है तो क्या होता है कि ब्लड आया तो ब्लड में सब कुछ होगा, प्रोटीन होगा, आरबीसी होगा, सब कुछ होगा. सो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया जैसे कि प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन बेसिकली जो हो गया है ना, आरबीसी हो गया, उसको फिल्टर कर देता है, उसको वापस नहीं जाता है. ठीक है ना. एंड जो वेस्ट हो गया, एक्सेस फ्लूइड हो गया, वो सारे हमारे यहाँ से जाता है एंड जो हमें रीअब्सॉर्ब होना होता है वो पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है एंड बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू बाहर एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है ना. बट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है ना, जो ग्लोमेरुलस है, जो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है. अब ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो प्रोटीन है वो क्या होने लग जाते हैं? लीक होने लग जाते हैं. इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से जो प्रोटीन है ना बेसिकली वो क्या होने लग जाता है? लीक होने लग जाता है. सो प्रोटीन कहाँ लीक होने लग जाएगा? यूरिन के थ्रू लीक होने लग जाएगा. सो क्या होगा? प्रोटीनूरिया हो गया, प्रोटीनूरिया हो गया. ठीक है ना. एंड प्रोटीन में भी बेसिकली कौन सा प्रोटीन में बेसिकली कौन सा लॉस हो रहा है? एल्बुमिन का लॉस हो रहा है. ठीक है ना. सो एल्बुमिन का लॉस हो रहा है. सो बॉडी में ब्लड में एल्बुमिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगा, हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगा. एंड यू नो एल्बुमिन क्या करता है? एल्बुमिन ना ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है. ऑनकोटिक प्रेशर मतलब क्या है कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है एंड ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है. सो ब्लड वेसल्स में हमारे वॉल्यूम है. ठीक है ना. सो ब्लड वेसल में ये वॉल्यूम अंदर ही रहे, बाहर लीक ना हो, बाहर लीक ना हो. ये कौन मेंटेन करके रखता है? ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से ये रहता है. एंड ये ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करके रखता है? एल्बुमिन. तो अगर एल्बुमिन कम होगा तो क्या होगा? ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? फ्लूइड जो है वो बाहर लीक हो जाएंगे, मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक हो जाएंगे, मतलब कि क्या होगा? एडीमा हो जाएगा, है ना. इंटरस्टिशियल स्पेस में जब जाएगा तो क्या होगा? एडीमा हो जाएगा. सो प्रोटीनूरिया हो रहा है ना. प्रोटीनूरिया में बेसिकली एल्बुमिन का भी लॉस हो रहा है. सो हाइपो एल्बुमिनीमिया हो रहा है एंड हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से क्या हो रहा है? देयर इज एडीमा हो रहा है. ठीक है ना. सो एडीमा हो रहा है क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो रहा है. सो एडीमा हो रहा है. ठीक है ना. प्लस प्रोटीन कम हो रहा है. सो बॉडी सेंस कर रही है कि प्रोटीन कम हो रही है. सो प्रोटीन बॉडी उसको बनाएगी, प्रोटीन ज्यादा बनाएगी एंड प्रोटीन ज्यादा बनाएगी तो प्रोटीन के साथ साथ और क्या बनाएगी? लिपिड बनाएगी, ट्राइग्लाइसराइड्स बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल बनाएगी. तो क्या होगा? हाइपरलिपिडेमिया भी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज हो जाएगा. इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह भी होने के चांसेस है. ठीक है ना. सो अब हम पढ़ते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रीनल फेलियर, टाइप ऑफ रीनल डिसऑर्डर है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी. जो ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है? बहुत सारा प्रोटीन लॉस हो रहा है, मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है, बेसिकली एल्बुमिन का लॉस हो रहा है. सो क्या हो रहा है? एल्बुमिन कम हो रही है बॉडी में. सो 3 कैरेक्टरिस्टिक साइन है फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए, है ना. दैट इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस. वो 3 कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या है? फर्स्ट इज द मैसिव प्रोटीनूरिया. हमने पढ़ा ना कि ग्लोमेरुलर की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है? प्रोटीन का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन. सो मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है. कितना? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. कितना यूरिन लॉस हो रहा है? कितना प्रोटीन का लॉस हो रहा है थ्रू द यूरिन? सो दैट इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे. जब आप 24 आवर यूरिन कलेक्ट करेंगे एंड जब आप उसमें प्रोटीन चेक करेंगे तो वो कितना होगा? मोर देन 3.5 ग्राम होगा. सो दैट इज नोन एज मैसिव प्रोटीनूरिया हो गया. ठीक है. सो इसके लिए आपको 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करना पड़ेगा. बट अगर लेट सपोज आपको स्पॉट सैंपल एक ही सैंपल से आपको डिटेक्ट करना है तो उसमें क्या करते हैं हम? स्पॉट सैंपल में मोर देन 2 ग्राम प्रोटीन
पर ग्राम ऑफ यूरिनरी क्रिएटिनिन में अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि प्रोटीन में बेसिकली एल्बुमिन का ही लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनेमिया होगा। सीरम एल्बुमिन, जो ब्लड में जो एल्बुमिन है वो कितना होगा, लेस देन 2.5 ग्राम % होगा। सो मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है। सेकेंड, हाइपो एल्बुमिनेमिया है, मतलब कि सीरम एल्बुमिन जो है वो लेस देन 2.5 ग्राम % है। एंड थर्ड, बिकॉज ऑफ हाइपो एल्बुमिनेमिया, क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, फ्लूइड कहाँ पे लीक करेंगे, इन इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, एडीमा होगा। एंड एडीमा कहाँ से स्टार्ट होता है, आंखों की तरफ से स्टार्ट होगा, पेरी और बाइटल एडीमा होगा। एंड देन धीरे धीरे वो लिम्स की तरफ प्रोसीड करेगा एंड धीरे धीरे पूरी बॉडी में भी स्वेलिंग हो सकती है, जिसको हम एनासार का बोलेंगे, ठीक है ना। सो एडीमा कहाँ से होगा, पेरी और बाइटल एडीमा होगा, लाइक अराउंड द आईज होगा एंड देन वो लिम्स एंड देन ऑल ओवर द बॉडी में वो क्या करते हैं, प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। सो ये हमारा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग है एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके अलावा और क्या होगा, लिपिड इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना प्रोटीन कम हो रहा है। सो बॉडी सेंस करे कि प्रोटीन तो कम हो रहा है, तो प्रोटीन बनाने के साथ साथ वो लिपिड भी बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगी, ट्राइग्लाइसराइड्स भी बनाएगी। सो लिपिड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज लिपिड तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होने के भी चांसेस है, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स लिपिड भी इंक्रीज हो रहा है तो लिपिडोरिया भी हो सकता है, यूरिन के थ्रू लिपिड का भी लॉस होगा, ठीक है। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रोटीन का लॉस हो रहा है एंड थ्रू द प्रोटीन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और एंटी थ्रोम्बिन 3 का भी लॉस होगा, वो भी डिक्रीज होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बॉडी में हाइपर कोएगुबल मतलब कि कोएगुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, हाइपर कोएगुबल स्टेट हो जाएगा एंड जिसकी वजह से डीवीटी होने के चांसेस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस है, ठीक है ना। सो इसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फेरिटीन भी कम होता है तो लाइक आपको अनीमिया भी देखने को मिलेगा। सो ये अदर फाइंडिंग है, बट 3 वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, दैट इज द मैसिव प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। सेकेंड इज hypoalbuminemia, that is less than 2.5 ग्राम एल्बुमिन। एंड थर्ड इज द ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरी और बाइटल एडीमा, लिम्ब एडीमा वगैरह देखने को मिलेगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग आपको याद रखना है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्यों हो रहा है ये सारा मसला, बिकॉज ऑफ जो ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है, कॉज जो है वो 2 तरीके का है, या तो प्राइमरी कॉज होगा जिसको हम प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर इडियोपैथिक भी बोलते हैं। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है ना। सो प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है ना वो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रॉब्लम है एंड उसकी वजह से जो कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है, जो ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। सो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, या तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो सकता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है कि जो ग्लोमेरुलस है ना, कहीं कहीं पे फोकल एरिया में, सेगमेंटल एरिया में क्या हो रखा है, स्क्लेरोसिस हो रखी है ना, स्क्लेरोज्ड हो गई है वो एरिया, स्क्लेरोसिस हो रखी है इन फोकल एरिया में, सेगमेंटल एरिया में कहीं कहीं सेक्शंस पे स्क्लेरोसिस हो रखी है। सो बिकॉज ऑफ डैट क्या हो रखा है कि जो कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है एंड प्रोटीनूरिया हो रहा है एंड हाइपोएल्बुमिनेमिया वगैरह, ठीक है ना। सेकंड क्या है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। सो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या हो रहा है कि जो ग्लोमेरुलर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो थिक हो गई है। सो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है। थिक क्यों हो गई, क्योंकि वहां पे ना इम्यून के कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गई है, ठीक है ना। सो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मतलब कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो गई है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो गई है। थिक क्यों हो गई है, क्योंकि वहां पे ना इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रखे, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वहां पे इम्यून के कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए एंड वो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होने की वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो गई है एंड थिक होने की वजह से जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीनूरिया होना स्टार्ट हो गया है। सो ये दोनों प्रॉब्लम कहाँ पे है, ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है, या आप फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलो या फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी बोलो, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है। सो दैट इज नोन एज प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो ग्लोमेरुलस में नहीं है, प्रॉब्लम बॉडी के कहीं और पार्ट में है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीनूरिया हो रहा है। जैसे कि हो गया डायबिटीज मेलाइटस, बेसिकली डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया है ना, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया, बॉडी में ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है
एंड वो जो शुगर एक्सेस शुगर जो है वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ही खराब करती है ना, सो ऑफ कोर्स वो ग्लोमेरुलस को भी डैमेज करेगी, नेफ्रॉन को भी डैमेज करेगी, ठीक है ना। या फिर अमाइलॉइडोसिस हो गया, जो अमाइलॉइड प्रोटीन है वो एक्सेस है, ल्यूपस नेफ्राइटिस हो गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, एंड कुछ हमारा वायरल इन्फेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है ना। सो ये सारे भी क्या करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करते हैं। एंड कुछ लाइक हमारा हीरोइन हो गया, कुछ टॉक्सिसिटी होती है, हीरोइन की टॉक्सिसिटी हो गई, मलेरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, तो इनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, ऑलरेडी मैंने साइन एंड सिम्टम्स आपको बता दिया है, वही साइन एंड सिम्टम्स होगा। सो फर्स्ट हमारा क्या हो रहा था कि प्रोटीनूरिया हो रहा था, हाइपो एल्बुमिनीमिया था, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ था, तो क्या हो रहा था, एडीमा हो रहा था। सो एडीमा होगा, पेरी और वाइटल एडीमा होगा, पीडल एडीमा होगा, फ्लूइड जो है हमारा पेरिटोनियल कैविटी में फिल हो जाएगा तो एसाइटिस होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा। सो सारा जगह हर जगह पानी फिल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द एडीमा हो गया। सेकंड क्या हो रहा है, प्रोटीनूरिया होगा। सो जो यूरिन होगा वो कैसा होगा, फोमी एंड फ्रोदी यूरिन होगा, ठीक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एडीमा हो रहा है, सो एडीमा लाइक पूरे होल बॉडी में स्वेलिंग होगा, सो अनासार का हो गया, वेट गेन होगा, मतलब वेट तो गेन होगा बट प्रोटीन बॉडी में कम है तो एनर्जी कम हो जाएगी उसको, मतलब वो एनर्जेटिक नहीं लगेगा, वेट बढ़ता जाएगा बट वो एनर्जेटिक नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो वेट गेन होगा, ऑफ कोर्स एनोरेक्सिया होगा क्योंकि एसाइटिस हो रहा है, ठीक है ना। सो एनोरेक्सिया होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, ठीक है। उसके अलावा हिमेचूरिया भी हो सकता है, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है तो प्रोटीन का लॉस हो रहा है। सो हो सकता है आरबीसी भी लॉस होने लगे, आरबीसी को भी वो फिल्टर ना करे तो आरबीसी लॉस होने लग जाएगा, तो क्या होगा, हिमेचूरिया होगा। बट हिमेचूरिया ना बेसिकली यहाँ पे माइल्ड होता है, जो हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ते हैं उसमें हिमेचूरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पढ़ेंगे उसमें आपको बेसिकली हिमेचूरिया ज़्यादा होता है। यहाँ पे हिमेचूरिया होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है ना। सो हिमेचूरिया भी हो सकता है ना, हाइपरटेंशन होगा क्योंकि एडीमा हो रहा है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेस अंदर भरा हुआ है, सो हाइपरटेंशन होगा। उसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि हाइपर कोएगुबल स्टेट हो जाता है, प्रोटीन C, S, एंटीथ्रोम्बिन 3 भी क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ डैट, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है ना, बहुत सारे हमारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन का भी लॉस हो रहा है ना, बहुत सारे इम्यूनोग्लोब्यूलिन का लॉस हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ डैट इन्फेक्शन के लिए वो ससेप्टेबल हो जाता है वो पेशेंट जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने टाइमली मैनेज अभी भी नहीं किया है, धीरे धीरे क्या होगा कि वो परमिएबिलिटी इंक्रीज होते होते जो ग्लोमेरुलस है वो पूरा का पूरा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो GFR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने लग जाएंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, मतलब कि जो ब्लड फिल्टर करती है ना इन अ मिनट, सो वो भी क्या होने लग जाएंगे, लॉस होने लग जाएंगे। सो अगर GFR डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में ही एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे तो यूरेमिक फ्रॉस्ट बनाएगा, लाइक स्किन में जो यूरिया है वो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा व्हाइट कलर का क्रिस्टल फॉर्म में। या फिर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, यूरेमिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया, ब्रेन में चला गया, तो यूरेमिक एनकेफेलोपैथी हो सकता है। सो ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। कमिंग टू मैनेजमेंट पार्ट, डायग्नोस्टिक पार्ट। सो डायग्नोस्टिक में यस ऑफ कोर्स हम 24 आवर यूरिन कलेक्ट करेंगे एंड हम उसमें सीरम प्रोटीन चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम डिपस्टिक मेथड से भी हम एल्बुमिन और प्रोटीन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सीरम एल्बुमिन चेक करेंगे वो लेस देन 2.5 ग्राम% होगा, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आपको बाइलेटरल किडनी क्या इनलार्ज दिखेगी, बेसिकली HIV में अगर HIV की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसमें किडनी इनलार्ज दिखेगी, बाइलेटरली किडनी क्या होगी, इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा किडनी बायोप्सी बेसिकली करते हैं, उसमें अच्छे से पता चलता है। सो जो बायोप्सी करते हैं ना वो एकदम डीपर पार्ट से लेते हैं, जो हम बायोप्सी लेंगे वो डीपर पार्ट से लेंगे, लाइक कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन से बेसिकली लेते हैं, तभी हमें पता चलता है, ठीक है ना। सो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या हो रहा था, प्रोटीनूरिया हो रहा था, प्रोटीन थ्रू द यूरिन लॉस हो रहा था। सो प्रोटीनूरिया को स्टॉप करने के लिए हम क्या देंगे, हम स्टेरॉइड्स देंगे लाइक प्रेडनिसलोन हम देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, है ना, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, क्योंकि जो प्रोटीनूरिया क्यों हो रहा था, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रखी है। सो उसके लिए हम क्या देंगे, हम प्रेडनिसलोन देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। अगर स्टेरॉइड से भी मैनेज नहीं होगा तो हम क्या देंगे, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया। सो ये सारे ड्रग्स देंगे,
ठीक है। प्लस सेकंड और क्या था प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन भी था पेशेंट को। तो हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एसीई इनहिबिटर देंगे, जैसे कि नेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना, लाइक टेलमिसार्टन, वर्साटन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो रहा था, प्रोटीनूरिया हो रहा था, हाइपोएल्बुमिनीमिया था, तो जिसकी वजह से एडीमा हो रहा था। सो एडीमा को कम करने के लिए हम थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है। बट अगर किसी का रिफ्रैक्टरी एडीमा है, मतलब कि थायजाइड डायूरेटिक्स के बाद भी उसका एडीमा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस हम कौन सा ड्रग देते हैं, मेटाजोलोन प्लस फ्यूरोसिमाइड देते हैं, ठीक है। एंड फ्यूरोसिमाइड वगैरह दे रहा है तो पोटेशियम वगैरह का भी लॉस होगा, तो बाद में जब पेशेंट सही हो जाएगा तो हम स्पाइनोलेक्टोन भी दिया जाता है उसको, ठीक है। प्लस इसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पेशेंट को ना प्रॉपर हैंड हाइजीन देना है, पेशेंट को प्रॉपर आइसोलेट करके रखना है, पेशेंट को हमें हाइजीन बहुत अच्छे से सिखाना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ससेप्टेबल है ना, क्योंकि एल्बुमिन का लॉस हो रहा है ना, उसके बॉडी वीक हो रखी है, भूख भी कम लग रही है, सो इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी कैरी हो सकता है। तो हमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग हाइजीन के लिए हमें एजुकेट करना है। प्लस डेली वेट मॉनिटरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडीमा हो रहा है तो हमें पता करना है कि आज कितना वेट था, कल कितना वेट है, सो डेट अगर सडनली बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स हमें एल्बुमिन भी पेशेंट को देना पड़ सकता है ना। सो हमें ये ध्यान में देना है, डेली वेट मॉनिटरिंग करना है ना। इनटेक आउटपुट मॉनिटर स्ट्रिक्टली, सो डेट हमें पता चलेगा कि जीएफआर तो रिड्यूस नहीं होने लगा है। अगर जीएफआर रिड्यूस होने लग जाएगा तो ऑफकोर्स आउटपुट कम आने लग जाएगा, है ना। सो इनटेक आउटपुट हमें प्रॉपर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है पेशेंट का। एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, अगर ड्यूरिंग एडीमा के टाइम हम पेशेंट को सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोटीनूरिया हो रहा है तो उस टाइम भी हम पेशेंट को जो सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे, क्योंकि एडीमा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो एडीमा और ज़्यादा होगा। सो सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट भी पेशेंट को देना है, ठीक है ना। सो ये हमारा था अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत सिंपल है, बस आपने मैकेनिज्म याद कर लेने हैं तो आपको हर चीज़ याद आ जाएगा। फर्स्ट थिंग आपको क्या याद करना है, डेट इज द डिक्री, जो ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो क्या हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। प्रोटीन का लॉस हो रहा है, प्रोटीन में बेसिकली किसका लॉस हो रहा है, एल्बुमिन का लॉस हो रहा है। सो हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा। एल्बुमिन कम होगा तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगा, ठीक है। ये इतना याद करो, आपको हर चीज अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।